नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पिथौरागढ़ की खबर के साथ, जहां के मुनस्यारी स्थित मां देवी मंदिर के अद्भुत दृश्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। तो यहां प्रकृति की निराली छटा पर्यटकों को लुभा रही है। वहीं इस मनोरम स्थान को लेकर सीएम धामी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सीएम ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ये पावन भूमि आपकी प्रतीक्षा में है। अपनी शीतकालीन यात्रा के दौरान यहाँ अवश्य पधारें। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट की है, जिसमें मां नंदा देवी की फोटो उन्होंने पोस्ट की। मुनस्यारी में स्थित मां नंदा देवी की जो छटा है इस वक्त भव्य नजर आ रही है, और इसी को लेकर ये तस्वीरें पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की और लोगों से अपील की कि वो मां नंदा देवी पहुंचे और वहां के आकर्षण और आकर्षित करने वाली इस छटा का आनंद उठाएं। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम ने पोस्ट में लिखा है कि वर्ष 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहा है, जो राज्य को देश भर में एक नई पहचान दिलाएगा। यह न केवल हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक स्वर्णिम अवसर है, बल्कि उत्तराखंड की खेल संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का भी एक बेहतरीन मौका है। हमारी सरकार इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश को खेल भूमि बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बता दें कि राज्य में राष्ट्रीय खेलों को लेकर सरकार ने लंबे समय से तैयारी की है। आगे बढ़ते हैं। यूसीसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। बता दें कि सीएम धामी ने कहा था कि जनवरी में यूसीसी एक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण का काम चल रहा है। सभी विभाग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य में यूसीसी कब तक लागू हो जाएगा। समाधान नहीं, यूसीसी के इसी महीने जनवरी माह में जो है जो हमारा एक्ट बनकर तैयार हो गया है वो लागू होगा। उसके लिए ट्रेनिंग इत्यादि, ऐप इत्यादि के काम हैं, वो सब चल रहे हैं और उस पर पूरी तरह से हमारा सभी विभाग अपने अपने स्तर से जिनको काम करना है काम कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये हमारा शुरू से मंत्र रहा है और यूसीसी भी हमारा इसी मंत्र को आगे बढ़ाएगा। सर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा आपका? सरकारी जमीनों पे जो कब्जों की बात आई थी, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी थी आपने। वो काम हमारा चल रहा है। अवैध मदरसे हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण, वो अभियान है हमारा। वो अभियान जब तक पूरी तरह से सफाई नहीं होगी तब तक वो चलता रहेगा। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, यूसीसी को लेकर पूरी देश भर की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं, और जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने जनवरी में इसे लागू करने की बात कही थी, उनके बयान ने काफ़ी सुर्खियां भी यहाँ पर बटोरी हैं। और जिस तरीके से आप सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जनवरी में कब तक ये यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में लागू होता है और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन जाता है जहाँ पर यूसीसी लागू किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए साहिल, जिस तरह से यूसीसी की अगर बात करें तो यूसीसी को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जनवरी माह में लागू हो जाएगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पहला देश के अंदर ऐसा राज्य होगा जहां यूसीसी लागू किया जा रहा है। इसको लेकर के सभी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये कहा है कि अभी जो ट्रेनिंग सारे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से प्रदेश में इसको लागू किया जाता है और क्या क्या इसकी विधियां होगी। तो उन सभी चीजों पर नजर इसमें बनी हुई है। और जिस तरह से किसी भी प्रकार से कोई कसर न बच जाए, कोई दिक्कतें ना हो किसी भी प्रकार से, किसी भी जाति विशेष को हो या फिर किसी भी अन्य लोगों को हो, किसी प्रकार का कोई केस न हो, को लेकर के पूरी तैयारी इसमें की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि पहले तो 9 नवंबर यानी कि राज्य स्थापना दिवस के समय यानी कि 2024 में से लागू किया जाना था, लेकिन उसमें क्योंकि तब तक सभी जो तैयारियां हैं वो नहीं हो पाई थी। और अब ये माना जा रहा है क्योंकि उसके बाद की अगर बात करें, करीब 2 महीने का ट्रेनिंग
जो अधिकारियों को है वो दिया जा रहा है। अभी भी इसमें प्रशिक्षण सभी लोगों को दिया जा रहा है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कब तक। हाँ, इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनवरी माह में इसको लागू किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें जो तिथि है वो तय नहीं हो पाई कि कब तक लागू किया जाए। हरीश, अगर वही बात की जाए, जिस तरीके से हमने देखा कि सरकार कितनी ज़्यादा प्रतिबद्ध यहाँ पर नजर आई यूसीसी को लेकर, और किस तरीके से जल्द इसका काम हो, इस संकल्प के साथ ही सरकार आगे बढ़ी। तमाम तरीके की गाइडलाइंस यहाँ पर बनाई गई, तमाम तरीके की नियमावली यहाँ पर बनाई गई, और उसके बाद सरकार के सामने से पेश किया गया मंथन। हमने देखा किस तरीके से हुआ और किस तरीके से यूसीसी की जो एक कार्य रूपरेखा थी उस पर सरकार ने यहाँ पर काम किया है। और अब उसके बाद अब जिस तरीके से माना जा रहा है कि जल्द ही यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो जाएगा और उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहाँ पर यूसीसी को लागू किया जा रहा है, उसके बाद काफ़ी सारे बदलाव भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उन तमाम बदलाव के लिए भी यहाँ पर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया और तमाम तरीके की योजनाएं यहाँ पर सरकार की तरफ से बनाई गई। और अगर यूसीसी सफलतापूर्वक लागू कर दिया जाता है तो उसके बाद माना जा सकता है कि आने वाले समय में भी ऐसे बड़े बड़े कई फैसले धामी सरकार की तरफ से लिए जा सकेंगे। बिल्कुल, देखा आपने कि जिस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पे सरकार में लगातार बड़े बड़े जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं, जैसे चाहे वो अक्षम हो या इसके अलावा गंगा हो और धर्मांतरण का मामला हो या किसी का मामला हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सभी यहाँ पर जो बिहार का जो मामला है उस पर और ये माना जा रहा है कि यूपी को लेकर के मुख्यमंत्री ने अब जो सरकार बनने जा रहे थे तो उस समय अपने उन्होंने स्पष्ट कहा था कि प्रदेश में यूपीसी को क्या है ताकि सभी लोगों के लिए कानून है लोग रहते हैं तो उसको लेकर के काम भी किया जा रहा था। काफी समय इसमें लगा। एक कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी, जिस कमेटी ने सभी जो जाति हैं अलग अलग लोगों से उसकी जानकारी दी है, लोगों से सुझाव लिए और जैसा इस सुझाव के बाद ठीक है, सफलता यहाँ पर हासिल। लेकिन अब बहुत जल्द प्रदेश में जो यूपी लागू होने जा रहा है उसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं। अभी जो अधिकारी, ठीक है, चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर नगर निगम चुनाव ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। मेयर पद के लिए दायर 8 नामांकन पत्रों पर किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने पुष्टि करते हुए बताया कि सभी उम्मीदवार अब आधिकारिक रूप से चुनावी मैदान में हैं। आज नाम वापसी की आखिरी तारीख है और वहीं चुनाव में रोमांच बढ़ने के साथ ही दावेदारों के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों ने युद्ध स्तर पर चुनावी अभियान चला रखा है, तो वहीं जनसभा और अन्य माध्यमों से लोगों को लुभाने की कोशिश भी लगातार जारी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? मेयर चुनाव अब काफी ज्यादा दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं और 8 जो नामांकन यहाँ पर किए गए हैं उस पर किसी तरह की कोई आपत्ति यहाँ पर दर्ज नहीं कराई गई है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं, नगर निगम चुनाव बिल्कुल दिलचस्प में है। माननीय मुख्यमंत्री भी काशीपुर के दौरे के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और यहाँ पर एक उनकी मीटिंग होनी है, जनसभा होनी है, उसको लेकर सरकारी अमला भी बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं आपको बता दूं कि 8 नामांकन पत्र मेयर पद के लिए यहाँ पर दाखिल किए गए थे, जिसमें से एक भी अभी तक वापस नहीं हुआ है, जबकि आज 2 तारीख है और आज नामांकन पत्र नाम वापसी है। जोड़ तोड़ की राजनीति लगातार जारी है। खर्चा ले लो और बैठ जाओ, जोड़ तोड़ की राजनीति बिल्कुल दिखाई दे रही है। पार्षद पदों के लिए 185 नामांकन बिल्कुल दाखिल हो चुके हैं और जो लोग चुनावी मैदान में हैं वो 185 हैं। काशीपुर नगर निगम की बात करी जाए, हालांकि ज्यादा थे, कुछ लोगों के आपत्तियां आई थी, उनमें आपत्तियों की सुनवाई भी करी गई आला अधिकारियों द्वारा और आपत्तियों को सुनकर उनका निस्तारण भी कल शाम 5 बजे तक कर दिया गया था। अब 185 अपने दावेदारों ने जो दावेदारी करी है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जी बिल्कुल आरिफ, और लगातार देखने को मिल रहा है कि जो प्रत्याशी हैं वो एड़ी से चोटी तक का जोर यहाँ पर लगा रहे हैं और कड़ी टक्कर भी यहाँ पर एक दूसरे को देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है, मंथन यहाँ पर किया गया और लोगों की समस्याओं को लेकर भी यहाँ पर लगातार कोशिशें जारी है।
को बता दूं, नगर निगम काशीपुर में कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर मानी जा रही है और अपने जन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जैसे कि समस्या काशीपुर की जल भराव है, लाइट का मामला है, सड़कों का जाल बिछाने को लेकर है, कई ऐसे मुद्दे हैं जैसे कूड़ा का विस्तरण है और कूड़े को लेकर जन समस्याएं हैं जनता की। उन समस्याओं को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं कि उनके मुद्दों पर हम खरा उतरेंगे, उनके लिए विकास कार्य करेंगे। काशीपुर में विकास की गंगा बहाने के नाम पर बोर्डों को मांगने की अपील करी जा रही है। कांग्रेस एक तरफ जहां एनडी तिवारी का गढ़ कहलाती थी और अब भाजपा का गढ़ कहलाती है, कांग्रेस अपने उसमें इतिहास रचने जा रही है, तो वहीं भाजपा भी अपना 3 बार की रही मेयर भाजपा से अपना इतिहास दोबारा रचाने की रणनीति तैयार कर रही। भाजपा चाहती है कि हमारा कब्जा नगर निगम मेयर सीट पे लगातार काबिज रहे, जैसे कि 15 साल पिछले दिनों में काबिज रहा है। जी चलिए आरिफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। विधायक मदन कौशिक के मुताबिक बीजेपी ने नगर निगम के अनुभव रखने वाली प्रत्याशी को प्राथमिकता दी है। बीजेपी ने किरण जैसल को हरिद्वार से मेयर प्रत्याशी घोषित किया है। विधायक कौशिक ने कहा है कि पिछले 5 सालों में हरिद्वार को बहुत निराशा का सामना करना पड़ा। क्षेत्र के विकास कार्य ठप पड़े थे, जिन्हें अब प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक अनुभव जिनको नगर निगम का ऐसे प्रत्याशी यहाँ दिए हैं। 5 साल तक बहुत निराशा हरिद्वार की जनता को नगर निगम से मिली। एक अपेक्षा थी, लेकिन वो अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। तो इस कारण से आज जनता उस सारी निराशा को ध्यान में रखते हुए उनके मन में है कि एक अनुभव वाला व्यक्ति जो मिला है उसको भारी मार्जिन से जिताकर एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। इस हेतु भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखने को बन रहा है। क्या देखिए मिलेगा जनता के मन में। देखिए जब से प्रत्याशी घोषित हुए, मैंने देखा कल प्रत्याशी घोषित होने के बाद हजारों की संख्या में लोग उनके आवास पर, उनके संस्थान पर पहुंचकर उनको बधाइयों का तांता लगा हुआ है। आज भी सुबह गंगा पूजन किया। तो यानी एक लोगों के मन में एक बड़ा आशा है कि बहुत अच्छा मेयर पद का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा बेनिफिट हरिद्वार को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व व माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी, मैं अपने जितने भी शुभचिंतक उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वार्ड 2 से प्रयास रहेगा कि विकास कार्य भी हो, और जो पार्टी ने विश्वास दिखाया उसमें भारी संख्या में जीत को किसी से चुनौती, भारतीय जनता पार्टी किसी से चुनौती नहीं रही। तो बात करें हरिद्वार की, तो पंजाब में किसान आंदोलन का लक्सर की ट्रेनों पर भी असर दिखाई दे रहा है। लक्सर जंक्शन से होकर गुजरने वाली देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस 2 जनवरी से 8 जनवरी तक रद्द रहेगी। पंजाब में किसानों की ओर से ट्रेन की पटरियां ब्लॉक करने की चेतावनी देने के बाद देहरादून से अमृतसर जाने वाली ट्रेन 7 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। इसे लेकर मुरादाबाद मंडल उत्तर रेलवे की ओर से आदेश जारी किया गया है। ऐसे में सहारनपुर, अंबाला, हरियाणा, पंजाब जाने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। तो पंजाब में किसान आंदोलन का असर जो है वो हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है। देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस 7 दिनों के लिए रद्द कर दी गई है। पटरियां ब्लॉक होने के चलते ये ट्रेनें रद्द हुई हैं। तो पंजाब के किसान आंदोलन का असर लक्सर में भी नजर आ रहा है। देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस को 8 जनवरी तक रद्द कर दिया गया है। तो पटरियां ब्लॉक होने के चलते ये फैसला लिया गया है। पंजाब में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। पटरियों को ब्लॉक किया गया है और उसके चलते अब हरिद्वार के लक्सर में भी पंजाब में किसान आंदोलन का असर दिखाई पड़ रहा है, जहां देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस को 8 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया गया है। उधर चमोली के गमशाली गांव में बर्फबारी के चलते फंसे ऋषिकेश के 4 पर्यटकों को प्रशासन की ओर से रेस्क्यू किया जा रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि गमशाली में फंसे सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। पर्यटकों को घाटी में तैनात आईटीबीपी और बीआरओ की ओर से सभी प्रकार की मदद भी दी जा रही है। तो चारों पर्यटकों को मलारी लाया जा रहा है, जबकि उनके वाहन को सड़क मार्ग से बर्फ हटाने के बाद घाटी से निकाला जाएगा।
तो जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यटक प्रशासन को सूचना दिए बिना घाटी घूमने गए थे। इस दौरान उन्होंने पर्यटकों से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने से पहले प्रशासन को सूचना देने और जारी की गई एडवाइजरी का ध्यान रखने की बात कही। तेईस दिसंबर को ऋषिकेश के कुछ पर्यटक मलारी के पास बर्फबारी में गाड़ी के साथ फंस गए थे और चूंकि वो नीति घाटी की तरफ जा रहे थे और प्रशासन को बिना सूचना के, बिना किसी अनुमति के वो जा रहे थे। हालांकि मलारी में और गमशाली में इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन समय समय पे मौसम के फोरकास्ट भी जारी किए गए थे और उसके बाद वो पर्यटक वहाँ बर्फबारी में फंसे थे, जिनको लोकल लेवल पर ITBP और BRO ने अकोमोडेशन और फूड का सहयोग दिया है। और चूँकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी थी तो रास्ता खोलने में समय लग रहा था। आज वही पर्यटक मलारी की तरफ पहुंचने वाले हैं और उनकी गाड़ी को बाद में रेस्क्यू किया जाएगा जब पूरी बर्फ़ वहां हट जाएगी। और मलारी आने के बाद उनको, पर्यटकों को जो भी आवश्यक सहयोग होगा वो प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। फिलहाल सभी पर्यटक सुरक्षित हैं और सभी पर्यटकों से अनुरोध भी है कि जब भी वो कुछ हिमालयी क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं तो वेदर फोरकास्ट को देखते हुए ही ट्रैवल करें, अन्यथा अनावश्यक परेशानियों से भी जूझना पड़ सकता है। तो अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम ने बड़ा फैसला लिया है। अब निगम की जर्जर बसों को पहाड़ पर नहीं चढ़ाया जाएगा। निगम के द्वारा पुरानी बसों को नीलाम किया जाएगा, वहीं जरूरत के मुताबिक नई बसें चलाई जाएंगी। संख्या के मुताबिक छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंधक निदेशक रीना जोशी ने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिया है। इससे जल्द ही 100 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हालांकि बीते 6 महीने में 160 नई बसें खरीदी जा चुकी हैं। दिल्ली रोड पर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए भी परिवहन निगम बसों की व्यवस्था कर रहा है। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर MD परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कि कुछ गाड़ियाँ हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियाँ ना चले और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग कुछ नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। लगभग 130 गाड़ियाँ विगत 6 महीने के अंतर्गत खरीदी जा चुकी हैं और हम लोग 100 नई गाड़ियों को खरीदने का प्रावधान करें। उधर नगरपालिका बड़कोट से बड़ी खबर सामने आई है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर कपिल देव रावत ने बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एक शिकायती पत्र पर कपिल का नामांकन पत्र रद्द हो गया। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे कपिल रावत ने बताया कि उनका नामांकन पत्र बीजेपी प्रत्याशी की साजिश के तहत रद्द किया गया, जिसमें अपने जमा दस्तावेजों को सही बताया। दूसरी तरफ निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश तिवारी ने बताया कि डॉक्टर कपिल देव रावत का नामांकन रद्द हुआ है। रावत की माता के नगरपालिका बड़कोट में जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है, जिसमें एक शिकायती पत्र के अनुसार डॉक्टर कपिल देव रावत का रद्द कर दिया गया है। कपिल देव रावत का नामांकन निरस्त हुआ है। उनकी माता जी का नगरपालिका की जमीन पर अवैध कब्जा है। एक षड्यंत्र की तरह, मतलब मेरे साथ जो ये नामांकन जो मेरा निरस्त किया गया, ये मैं ये बोल सकता हूँ कि एक षड्यंत्र मेरे साथ किया गया। और यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अतुल रावत किस प्रवृत्ति का आदमी है, उसका चरित्र क्या है, वो मैं नहीं बल्कि पूरा क्षेत्र उसको जानता है। और मैं उनसे ये निवेदन आप लोगों के माध्यम से मैसेज जरूर पहुँचाना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्य करने से अच्छा अगर आप मेरे साथ चुनाव लड़ते तो दूध का दूध और पानी का पानी होता कि समाज के अंदर किस व्यक्ति ने क्या कर रखा है। पर इस प्रकार की जो कूटनीति है ये मतलब एक शोभनीय नहीं है। इससे तो यही प्रतीत होता है कि आपने मतलब पहले ही मुझसे चुनाव में हार मान ली। देखो आगे का ये है कि इसमें मैं देखूंगा, अभी जो भी इसमें बन पड़ेगा उसमें मैं करूंगा। नहीं, आरोप आपके निरस्तीकरण को लेकर के क्या है? देखो मेरे जितने भी कागज हैं, मेरे एविडेंस है, पूरे सही लगे हुए हैं। चाहे आप इसमें नगरपालिका की जो जांच रिपोर्ट है वो मेरे पक्ष में है, पटवारी की जो जांच रिपोर्ट है वो मेरे पक्ष में है। उसके बावजूद भी अगर निरस्त ये किया गया है तो इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत बड़ा ये षड्यंत्र मेरे साथ हुआ है।
कहीं ना कहीं आपको इसमें सरकार का दबाव तो नहीं लग रहा? देखो, सरकार का भी इसमें दबाव मुझे लग रहा है, क्योंकि सरकार के साथ साथ अगर यहाँ पे उनके साथ गंदे लोग अगर मिले हुए हैं, तो लावत जैसे लोग, तो उनका काम ही यही है दिन रात कि किसी अच्छे आदमी को, अच्छे व्यक्तित्व को गिराना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।